पहले हमने सुना था कि जून जुलाई की गर्मी झुलसाने वाली होती है, लेकिन अभी अप्रैल की शुरुआत भर है और मेरे ख्याल से आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आपको भी अभी से गर्मी की वो तपिश महसूस होने लगी है जो कि जून या जुलाई में या मई के महीने में आपको नजर आती थी। जून के महीने में तो थोड़ा बहुत राहत मिलनी शुरू भी हो जाती है। आपने सुना भी होगा कि कई लोग कहते हैं कि साहब इस बार जो है वो गर्मी बड़ी जम के पड़ी है, लेकिन ये बात हम कब कहते थे? गर्मी बीत जाने के बाद। लेकिन अभी तो गर्मी की शुरुआत या यूं कहें कि गर्मी का अभी ट्रेलर शुरू हुआ है, लेकिन हम अभी से ये कहने लगे हैं कि साहब गर्मी इस बार बहुत भीषण पड़ने वाली है। आमतौर पे लोग इस तरह का अनुमान लगा रहे हैं। देश के कई राज्यों को देखें तो यहाँ सूरज कहर बरपाने में लगा है। तो जरा सोचिए, अभी अगर ये हाल है तो मई, जून, जुलाई में किस तरह का सितम होने वाला है। स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गर्मी जो है वो क्यों बढ़ती जा रही है, आगे किस तरह का अनुमान है और सेहत के लिहाज से आखिर किस लिहाज से आपको यहाँ पर चौकन्ना रहना है। अब इसे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कह लें या फिर ये मान के चलें कि जो अल नीनो या बाकी चीज़ों का इफेक्ट है वो इस गर्मी में बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है। हम चीज़ों को समझेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि गर्मी के लिहाज से आने वाला समय आसान तो नहीं रहने वाला। देश के कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के ऊपर जा चुका है। सपनों के शहर मुंबई की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट किया है कि आने वाले वक्त में यानी लगभग 10 अप्रैल के बाद यहाँ पर हीट वेव मुंबई करों को झुलसाने वाली है। इंसान तो इंसान, जानवर तक कुदरत की इस आफत के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। उसकी भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे इस अहम मुद्दे पर चर्चा के दौरान। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं एक खास जू में, जहां वेटनरी डॉक्टर राजेश पटेल जो सूरत जू में जानवरों की देखभाल करते हैं, उनकी सेहत का जायजा लेते हैं। वो बता रहे हैं कि आखिर इस वक्त खास तैयारियां क्या की गई हैं। सूरत जू में जो भी एनिमल्स और बर्ड्स रखे हुए कैप्टिविटी में उनको एडवर्स वेदर यानी एक्सट्रीम हीट से कोई एडवर्स कंडीशन में कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए हम हर साल यहाँ पे आयोजन करते हैं। इसमें मेनली जो है उनका खुराक पानी का स्पेशल प्रिकॉशनर रखता है। उसमें एंटी डिहाइड्रेशन नहीं प्रिवेंट के लिए एंड इलेक्ट्रोलाइट पाउडर और मल्टीविटामिन टैबलेट्स देते हैं। इसके सिवा जो भी लायन, टाइगर, बियर और लेपर्ड्स के केज है उसमें शावर्स लगाए हुए हैं जो एक्सट्रीम हीट के टाइम में 12 से 5 के टाइम में चलाते हैं। और बर्ड्स के जो केज है वहाँ पे भी फॉगर लगाए हुए हैं जो गर्मी के टाइम में चलाते हैं इसको। और जो एनिमल्स को ज़्यादा हीट एक्सपोज नहीं हो उसके एहतियात के हिसाब से हम लोग जो भी एनिमल्स है उसको बारी बारी डिस्प्ले एरिया में रखते हैं, एक साथ सबको नहीं छोड़ते हुए। सुबह जो रखा है उसको दोपहर के बाद कैप्टिव नाइट सेटर में रखते हैं और दूसरे एनिमल्स को दोपहर के बाद रिलीज़ करते हैं। तो देखा आपने जिस तरह की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं, ये तैयारियां आमतौर पर मई के महीने में की जाती हैं या अप्रैल के आखिर में इस तरह की तैयारियां और विशेष इंतजाम किए जाते हैं जानवरों के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर कहा कि इस बार जो है वो ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ रही है क्योंकि वक्त से पहले जो है वो जानवरों को भी ये गर्मी बेबस कर रही है। चर्चा की शुरुआत करें, फिलहाल हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नरेश कुमार साहब हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं IMD से। नरेश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा एक आम व्यक्ति के लिहाज से कि हम देख रहे हैं कि जो भी पूर्वानुमान जारी हो रहे हैं या जो भी कमेंट्रीज हो रही हैं उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हीट वेव जो है वो वक्त से पहले नज़र आएगी। मुंबई की बात करें तो आमतौर पर ख़ास देखा गया है कि इस वक्त में तो एक तरह की नरमी नज़र आती है, लेकिन एक तरह का यहाँ भी अलार्म दिया गया है कि 10 अप्रैल के बाद यहाँ हीट वेव चलनी शुरू हो जाएगी। उसकी थोड़ी बहुत महसूस जो है लोगों को होना शुरू हो गया है। देश के कई हिस्सों में भी हम देख रहे हैं कि गर्मी नज़र आ रही है, एक्सट्रीम वेदर भी कहीं कहीं नज़र आ रहा है। आखिर किस तरह की स्थितियाँ बन रही? देखिए, अगर आप अभी टेम्परेचर की बात करें, फरवरी में टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल थे काफी हिस्सों में और कुछ हीट वेव भी पाई गई जैसे गुजरात में थी और कोंकण गोवा में रही है, इंक्लूडिंग आपका मुंबई में भी हीट वेव रहा है। और उसके बाद मार्च, जैसे ही हम मार्च में पहुंचे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा और साथ में और जो सिनॉप्टिक फीचर होते हैं प्री मानसून सीजन के, विंड डिसकंटिन्यूटी, ट्रफ इन ईस्ट इंडिया, इसके कारण क्या रहा कि ऑलमोस्ट पूरे मार्च में आपका थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, रेनफॉल एक्टिविटी रहा,
जिसके कारण मार्च में कोई भी टेम्परेचर ऐसे अब नॉर्मल नहीं रहे, ऑलमोस्ट बिलो नॉर्मल ही रहे। और अभी आने वाले दिनों की बात करें, अभी भी जो टेम्परेचर्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, मैक्सिमम जगह पे नॉर्मल है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, अभी जो वेदर हो रहा है उसके कारण जो मैक्सिमम दिन के टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री बिलो नॉर्मल है, और बाकी हिस्सों में भी कहीं पे भी टेम्परेचर इस समय वो नॉर्मल भी नहीं है। और जो हमारा अनुमान है आने वाले अगर 5-7 दिनों की बात करें, तो हमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं इंडिया के किसी भी हिस्से में हीट वेव आएगी। हाँ, टेम्परेचर जरूर 2 से 4 डिग्री बढ़ेंगे, जैसे अभी इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली की बात करें या भारत के नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, तो वहां पे भी जो टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, बट आएगी आने वाले 4-5 दिनों में। लेकिन एज सच कोई हीट वेव सिनेरियो आने वाले 4-5-7 दिनों में कहीं भी रहने वाला नहीं। महाराष्ट्र मुंबई खास तौर पे इस रीजन में क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं, कहा जा रहा है कि टेम्परेचर 40 डिग्री तक किसी किसी दिन पहुंच सकता है। तो कुछ नहीं है, टेम्परेचर तो 40 डिग्री कहीं पहुंच ही नहीं रहे। अभी तो नॉर्मल भी टेम्परेचर नहीं है, जैसे मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर तो नॉर्मल से भी कम है, भारत के सभी हिस्सों में नॉर्मल से कम है। ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल जो स्थितियां हैं वो इस वक्त नियंत्रण में है। हमारी सहयोगी सृष्टि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और सृष्टि, जरा बताएं कि किस तरह की ग्राउंड पर रिपोर्ट आपकी नजर आ रही है, क्या कहा जा रहा है? लोग वाकई, अगर मुंबई की हम बात करें, एक तरह की पहले से ही जो है वो आमतौर पर मानते हैं कि यहाँ खुशनुमा मौसम रहता है इस वक्त में, लेकिन थोड़ी बहुत तकलीफ लोगों को झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, देश भर के कई राज्यों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट वेव हमें दिखाई पड़ रही है। अभी सिर्फ अप्रैल का महीना है और फिर भी गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। मैं यहाँ पे मुंबई में खड़ी हूँ, मरीन ड्राइव के इलाके में खड़ी हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग मरीन ड्राइव का मज़ा लेने तो आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कैप पहन के, स्कार्फ पहन के आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है शहर में। इवन आज भी जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर था वो 36 डिग्री तक गया था, और मिनिमम जो है वो 31 तक कहा जाएगा। अब महाराष्ट्र समेत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब और हरियाणा ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां जो है हीट वेव जो है आईएमडी ने प्रेडिक्ट की है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है वो शहर में बढ़ चुकी है। फरवरी के ही महीने से जो है गर्मी लोगों को महसूस होने लगी थी, और अभी अप्रैल का महीना आ गया है, आगे मई आने का है। तो इसी के चलते हुए लोग जो है गर्मी से त्रस्त है मुंबई में। और मुंबई की अगर बात की जाए तो ह्यूमिडिटी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है मुंबई में, इसलिए लोगों को उसका भी ज़्यादा उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही वजह है कि जो बात हम चर्चा कर रहे हैं कि वक्त से पहले अगर इस तरह की गर्मी पड़ती है तो आपको किस तरह से तैयार रहना चाहिए। स्टालिन दयानंद साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं वन शक्ति के। स्टालिन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और सवाल एक बार फिर से वही है कि मौसम में जो बदलाव है, न सिर्फ गर्मी की हम बात करें, अगर हम देखें कि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि अचानक से बरसात जो है, और बरसात के साथ थोड़ी बहुत लोगों को ठंड महसूस हो रही है। कई इलाके हैं जहां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। मुंबई के बारे में भी कई सारी कमेंट्रीज जो आई हैं, कई सारे अनुमान हैं जो कह रहे हैं कि हीट वेव आ सकती है यहाँ पे। और एक तरह की यहाँ की हवा में एक हल्कापन महसूस किया जा रहा है जो पहले नहीं महसूस किया जाता है। क्या वो फैक्टर हैं जो ये तपिश बढ़ती है वक्त से पहले? क्या वो कंक्रीट के बढ़ते जंगल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या हम खास तौर पर देखें कि मौसम में जो बदलाव है इसको हम ग्लोबल वार्मिंग से देख सकते हैं? जी, आपने सही मुद्दा बताया है कि जो टेम्परेचर्स है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि गर्मी 36 है, क्योंकि आज हमने रिकॉर्ड किया 38। अगर आप कोलाबा में खड़े हो समंदर के पास, और जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो वहाँ छांव ज्यादा है, छांव बिल्डिंग के छांव के नीचे आपको टेम्परेचर कम मिलेगा। हमने आज का जो रीडिंग लिया था वो 38 डिग्री का था, और हमने 2 हफ्ते जब किया था 41 टच कर जाएगा अप्रैल मई के महीने में। और उसका मेन वजह ये है, आप कहीं पे भी देखेंगे मुंबई शहर के अंदर, तो आपको मिट्टी नजर नहीं आती है, सारा जगह जो है कंक्रीट से भर गया है।
और सारे रास्ते कंक्रीट है और बिल्डिंग्स भी इतने पास पास में है और कंस्ट्रक्शन इतने चल रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ है, पूरा मुंबई एक हीट आइलैंड बन चुका है। और ये सरफेसेस जो है, जो समझो आप, अगर टार होता है तो टार गर्म होके पिघलता है और मिट्टी के साथ मिल करके हीट को जमीन में बेचता है, लेकिन जो कंक्रीट के रोड्स होते हैं वो हीट को हवा में तुरंत वापस रिफ्लेक्ट करता है, तो और गर्मी बढ़ाने का काम कर रहा है, यानी तापमान बढ़ाता रहता है जितना सीमेंट कंक्रीट मिट्टी के ऊपर है, यानी जो सरफेस पे जो है वो इस शहर को और गर्म करते जा रहा है। और जैसा हमने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उनकी वजह से जितना धूल हवा में फैल चुका है, उस वजह से जो ट्रैप हो जाता है, यानी गर्मी ऊपर निकल नहीं पाता है। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखिए तो आप पहली बात तो अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो हम पेड़ की छांव ढूंढते हैं। और मुंबई में आप जितने भी सड़कों पे जो पेड़ देखोगे, रोड जहाँ पे जो हीटेड सरफेसेस है, वहां के सारे पेड़ों की निचली जो टहनियां हैं वो ब्रांचेस को काट दिया गया है, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा गर्मी सरफेस पे आ जाता है और सूरज का गर्मी पूरा ऑब्जर्व न करते हुए रिफ्लेक्ट करते जा रहा है। तो इस वजह से मुंबई और गर्म होगा, और हम आपको दावे से कह रहे हैं 42-43 डिग्रीज इस साल मुंबई में होगा ही होगा। और हम जब रीडिंग लेते हैं, हम उसका वीडियो भी लेते हैं लोकेशन के साथ में, तो आपको बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। और ये इसी तरह के अनुमान बहुत से मौसम वैज्ञानिकों की ओर से आ रहे हैं। हालांकि अब आईएमडी की तरफ से नरेश सर का ये कहना है कि अभी उस तरह की चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह का एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है वो किस वक्त में ज़्यादा तकलीफ दे सकता है, ताकि आपको ज़्यादा तैयार रहने की ज़रूरत हो। इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजीवा गुप्ता हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के एट CK बिरला हॉस्पिटल से। डॉक्टर राजीवा, आपका बहुत बहुत स्वागत। जब समय से पहले इस तरह की एक्सट्रीम वेदर का लोग सामना करते हैं, मैं सिर्फ गर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर देख रहा हूँ कि दिल्ली में बारिश की वजह से मौसम में नरमी आई और अचानक से फिर अब गर्मी का सितम जारी होगा। ऐसे वक्त में सेहत के लिहाज से किन किन पहलुओं पर चिंता बढ़ जाती है, या आपके OPD में किस तरह के मरीज आना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं? जब डॉक्टर राजीवा, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? यस यस या जी जी। तो इस बार मौसम बहुत रैपिडली चेंज हुआ है। कभी बरसात होती है तो कभी थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर गर्मी आ जाती है। इस वजह से एज सच जो सीजनल रिलेटेड इलनेसेस हैं उनका भी काफी बढ़ गई हैं जैसे वायरल फीवर्स, और अब कोविड भी आना शुरू हो गया है। लेकिन आज का मुद्दा चूंकि गर्मी के ऊपर है, सो हमें देखना है कि पहले से अपने आप को कैसे प्रिपेयर्ड रखें। तो मैं इसमें दो लोग ग्रुप में डिवाइड करूंगा। एक तो यंगस्टर्स हैं जिनको कोई इलनेस नहीं है पहले से, और दूसरे हैं जो सीनियर लोग हैं या जिनको और बीमारियां हैं, लाइक कार्डियक डिजीज या हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज एक्सेट्रा, लिवर डिजीज। तो जो सेकंड वाला ग्रुप है, ये है वल्नरेबल ग्रुप। इसके अंदर किसी भी तरह के प्रकोप के जो इफेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। गर्मी से क्या हो सकता है, उनको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन के जो अपने कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकते हैं लो ब्लड प्रेशर, डिजीनेस, चक्कर, कई बार बेहोशी भी आ सकती है। और दूसरा जो उनकी और इलनेसेस हैं वो बढ़ सकती है, एग्रेवेट हो सकती हैं। तो इस लिहाज से उस वल्नरेबल पॉपुलेशन का, जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, उसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। यंगस्टर्स हैं, उनके हमें और गाइडेंस है कि कैसे अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी का अच्छा इंटेक रखें, बहुत एक्सपोजर टू बहुत एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ हीट बाहर उसको अवॉइड करें। तो ये जनरल प्रिकॉशंस हैं जो कि जरूरी हैं, और पहले से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि जैसे जैसे हमें लगता है कि गर्मी बढ़ रही है, हमें उस हिसाब से अपने ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अहम बात आपने कही। और यही वजह है कि शो को करने का मकसद हमारा यही है कि हम समझने की कोशिश करें कि आखिर गर्मी की वजह से आपको किन किन मोर्चों पर तैयारी करने की ज़रूरत है। रमेश सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, अगर भारत के अलग अलग हिस्सों की बात करें, यहाँ पर जो गर्मी है, जैसे हम महाराष्ट्र को देख लें तो यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत महसूस की जाती है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ एक तरह की लू और बाकी थपेड़े ज़्यादा पड़ते हैं।
क्या क्या वो पहलू हैं जो कि गर्मी यानी तापमान को बढ़ाते हैं, और कौन सा ऐसा फेज है, कौन सा ऐसा पीरियड है जहां पर लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए बाहर निकलते वक्त या गर्मी से बचने के लिए? रमेश सर, आवाज आ रही है आप तक? रमेश सर, हेलो। नरेश सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, आप अनम्यूट है सर, जरा इसको प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर, मेरा सवाल यही था कि कौन सा ऐसा समय है जहां पर अगर हम खास इलाकों की बात करें, महाराष्ट्र की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, या फिर हम देखें उत्तर भारत में, जहां पर गर्मी का जो मिजाज है वो अलग अलग होता है, और कौन सा ऐसा फेज है जहां पर ज़्यादा आपको लगता है कि गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ जाता है? आप मेरे से बात कर रहे हैं क्या? जी 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 नरेश। हाँ, जनरली क्या होता है कि अगर आप कोस्टल एरिया की बात करें तो उसमें ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगर गर्मी है, टेम्परेचर ज्यादा है और साथ में विंड स्पीड है, उसका भी रोल रहता है। तो इसलिए जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि वी हैव प्रिपेयर्ड ए हॉट हाजर्ड एनालिसिस मैप। ठीक है, हीट इंडेक्स तो नहीं है, हीट इंडेक्स के लिए हमें डेथ डाटा चाहिए होता है, कैजुअलिटी डाटा चाहिए होता है। तो हमने जो अभी हॉट हाजर्ड एनालिसिस मैप है उसमें हमने क्या कंसिडर किया है कि कंटिन्यूस हीट वेव डेज, कंटिन्यूस वार्म नाइट, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर्स, सिमिलरली विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, हवाएं कहाँ से आ रही हैं, और ह्यूमिडिटी, इन सारे फैक्टर्स को करके हमने पूरे इंडिया में एक हॉट हाजर्ड एनालिसिस मैप बनाया। तो शॉर्टली हम इसको अभी कोशिश कर रहे हैं कि विद इन मंथ हम इसको ऑपरेशनल करने के प्रिपरेशन में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि ये जो अनुमान हैं वो बहुत ज़रूरी रहते हैं, जो वक्त वक्त पे जारी होते हैं, और जिस तरह की कमेंट्रीज़ आती हैं वो बहुत आवश्यक हो जाती हैं। स्टालिन सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जब बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है, हम हेल्थ के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन अगर हम इकॉनमी के नज़रिए से देखें, अगर हम अपने फसलों के नज़रिए से देखें, और इन सब के बीच सवाल होता है कि जो डेवलप्ड नेशन है, ये जो बढ़ती गर्मी है या धरती का बढ़ता तापमान है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन डेवलप्ड नेशन की जो गलतियां हैं उसकी वजह से हैं, लेकिन भुगतना पूरी धरती को पड़ता है, चाहे कार्बन उत्सर्जन के मामले में हम देख लें या बाकी पहलुओं को देखें। ऐसे में भारत जैसे देश की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, और किस तरह का जो है वो कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं पर्यावरण को, और ख़ासतौर पे इस तरह के एक्सट्रीम वेदर से खुद को बचाने के लिए? देखिए, एक चीज और मेरा कहना यह है कि वेटलैंड्स यानी जो गीले जमीन जहाँ रहता है, जहाँ पानी और जमीन मिक्स हो रहता है, और इन जगहों को हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। इसमें जाकर के कंस्ट्रक्शन नहीं करने हैं, तालाबों को के आसपास भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, क्योंकि जब पानी और मिट्टी एक साथ रहता है पास पास तो गर्मी अपने आप कम हो जाता है। आप कभी भी देखिए, तालाब के पास जाके बैठो, किसी भी गर्मी में आपको काफी राहत मिलती है। तो वो ऐसे जो एरियाज है उसको प्रोटेक्ट करने हैं आपको, और साथ ही साथ जंगल जितनी कटाई हो रही है इंडिया में, वो एक चिंता का विषय जरूर है हमारे देश में। हम विकसित होने के इस दौड़ में हम बस जंगल को बेधड़क कम किए जा रहे हैं, और जहां हमें 33% जंगल रखना चाहिए या फिर उस टारगेट को अचीव करना है हमें, हम वो न करते हुए आज भी हम कितने सालों से 20-22% के अंदर ही घूम रहे हैं। यानी आपका जंगल का कवर बढ़ेगा नहीं तो आपका गर्मी कम होगा नहीं, और आने वाले सालों में जंगल और वेटलैंड्स ये आपके फ्रंट लाइन डिफेंस है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ। और अगर आप अपने ढाल को तोड़ते रहोगे या कमजोर करोगे तो उसका भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। तो जो विकसित देश या पश्चिमी देशों का मॉडल, हम उसको आंख बंद करके अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। हमारे देश की जो धरोहर है, नेचुरल हेरिटेज है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको संभालते हुए अगर हम कर सकते वही करना है। और एक चीज है कि अभी आपने कहा कि हम विकसित देशों की वजह से हम भुगत रहे हैं, आज जी ऐसी बात तो नहीं है,
क्योंकि आज अगर आप देखिए मुंबई शहर में करीब करीब हर घर में एयर कंडीशनर आ चुका है। जितने आप एयर कंडीशनर यूज करते हो उतना एयर कंडीशनर घर के अंदर ठंडा रखता है, बाहर गर्म करता रहता है, यानी उसका यूज तो बढ़ते जा रहा है। और हम वेस्टर्नाइज होने में या मॉडर्नाइज होने में या फिर जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं उस क्रिया में हम अपने आप हमारा योगदान बढ़ता जा रहा है गर्मी बढ़ाने में। हम उसको कम करने के लिए ना तो पेड़ बढ़ा रहे हैं, ना हम अपना यूज कम कर रहे हैं। तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन बेसिक अगर आप पूछे तो दो चीजें मेरा मानना है कि जो वेटलैंड्स है, तालाब और नदियां हैं और उसके आसपास के जंगल और प्रॉपर फॉरेस्ट को अगर प्रोटेक्ट करो तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, सफरिंग कम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है आपसे, जैसे आपने एयर कंडीशन का जिक्र किया, इसके अलावा क्या चीज़ें हैं, क्या वो उपकरण हैं या वो कौन सी गलतियां हमसे होती हैं जो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती हैं और तापमान भी बढ़ाती हैं? देखिए आज मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारा हर चीज, हर डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और अगर आप देखें तो अभी ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक कार्स आ गए तो अब प्रदूषण कम होगा। इलेक्ट्रिक कार्स भले आ गए और जो व्हीकुलर पोल्यूशन कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स का जो चार्जिंग होता है वो तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से ही होता है। और जितने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स आप चलाओगे उतने जो एनवायरनमेंट है वो गर्म होता ही रहेगा। तो हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो इस जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उतना गर्म होता रहेगा। हम नेचर के साथ रहना भूल गए या फिर उसको साथ लेकर चलना भूल गए कहीं ना कहीं इस सफर में। और हमें वो उस दिशा में दोबारा सोचना पड़ेगा कि हम हमारे जो पूर्वजों की थोड़ी बहुत जो अच्छे क्वालिटीज थे, पेड़ बचाना, पेड़ रखना, जंगल बचाना, इस दिशा में हमको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही वो बैक टू बेसिक्स जो कहा जाता है उसके बारे में हमें ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। और डॉक्टर राजीवा, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जब गर्मी आती है, जब लू चलती है, जब गर्मी के थपेड़े पड़ते हैं तो एक टर्म बड़ा यूज़ होता है, हीट स्ट्रोक। ये है क्या? हीट स्ट्रोक है क्या और इससे बचने का तरीका क्या है? हीट स्ट्रोक इज एन एक्सट्रीम। जो हमारा शरीर बना हुआ है वो एक एडजस्टमेंट का उसमें कुदरत ने, नेचर ने दिया हुआ है कि जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो अपने आप बॉडी का एडजस्टमेंट होता है और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वो इट इज लाइक अ थर्मोस्टेट, जैसे गीजर में थर्मोस्टेट होता है। लेकिन जब हीट का लेवल बढ़ जाता है, जब गर्मी का लेवल जब बढ़ जाता है तो कई बार वो थर्मोस्टेट फेल हो जाता है। उस फेलियर की सिचुएशन में सडनली जो हमारा टेम्परेचर है अंदर का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इनिशियल फेज उसको बोलते हैं हीट एग्जॉस्शन, या कह लीजिए कि गर्मी का ऐसा प्रभाव हो रहा है जैसे कि इंसान थकावट महसूस करता है, टायर्डनेस महसूस करता है, हिम्मत नहीं होती, लेटने का मन करता है, किसी काम में मन नहीं लगता, क्षीण महसूस करता है अपने आप को। यही चीज अगर चलती रहे तो वो हीट स्ट्रोक बन जाती है। उसमें जो उसके इंसान के जो वाइटल फंक्शंस है, हार्ट, लंग्स, किडनीज वगैरह पे इफेक्ट हो जाता है, किडनी का परफ्यूजन कम हो जाता है, किडनी यूरिन आउटपुट कम हो सकता है, हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है, ब्रेन में एक बेहोशी, गफलत की सिचुएशन हो सकती है। तो हमें भी केयर करना है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे हमने डिस्कस कर रहे हैं, शुरुआती दौर में जैसे ही लगता है कि टेम्परेचर थोड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं, हमें बाय चॉइस कॉन्शियसली एक अलर्ट होकर हमें पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए। कपड़े में लूज कपड़े पहनने चाहिए, बहुत टाइट गारमेंट, ग्लोव्स नहीं पहनने चाहिए। हमें अगर एक्सरसाइज, व्यायाम का अगर शौक है, हमें करते हैं रेगुलरली, तो हमें खुली जगह में ना करके जहां पर ठंडक हो, पेड़ों के आसपास, वो करें। अब कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि पर्यावरण की रक्षा, वो तो है ही, बेसिक तो वही है ना। तो बचा ही नहीं है हमारा। एवरीवेयर वी गो, जिम में करेंगे, वहां पर एसी, यहाँ पर एसी। तो कोशिश करनी है कि हम डायरेक्ट एक्सपोजर टू हीट को अवॉइड करें और अनएक्सटम्ड एक्सर्शन धूप में अवॉइड करें। पानी का इंटेक अच्छा रखें, बाय मीन्स ऑफ प्लेन वाटर हो गया, नारियल पानी, दूध, छाछ, नींबू पानी, इस तरह का सेवन करें और बहुत लंबे अरसे तक बाहर धूप में ना जाए। सो हीट स्ट्रोक का आने की बाद नौबत आनी ही नहीं चाहिए। उससे पहले ही हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए और उस सिचुएशन को बचाव करना चाहिए, उससे प्रिवेंट करना चाहिए। एक बड़ा क्विक रिएक्शन आपसे चाहूँगा। हमने शुरू में एक रिएक्शन दिखाया था, एक जू के डॉक्टर ने बात की और उन्होंने एक बात यूज़ की कि जानवरों में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका लेवल मेंटेन करने की कोशिश रहती है, स्पेशल तैयारी होती है। तो डॉक्टर राजीवा, ज़रा बताएं इलेक्ट्रोलाइट्स कितने अहम भूमिका निभाते हैं और इसको मेंटेन करने के लिए ख़ासतौर पे गर्मियों में क्या करना चाहिए? एक इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली बोलते हैं हम सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम।
जब बहुत पसीना आता है, गर्मी होती है, तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी या कमी हो सकती है और उसके सिम्टम हो सकते हैं टांगों में दर्द होना, टायर्डनेस होना, सारे बॉडी में, शरीर में दर्द होना। तो जब भी हम पानी वगैरह लें तो इट इज बेटर कि हम उसमें जैसे नींबू पानी शिकंजी होती है, टाइम टेस्टेड एक तरल पदार्थ है, उसके अंदर थोड़ा नमक डालें, थोड़ी चीनी डालें। चीनी से एनर्जी आएगी, नमक से हमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी वो पूरी होगी और पानी से जो पानी की कमी है वो पूरी होगी। इसी प्रकार छाछ है, छाछ में भी आप नमक डाल सकते हैं और नारियल पानी है, तो नारियल पानी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। तो इस तरह की जो रोटेट करके हम इस तरह की जो जो आइटम्स हैं उनका सेवन करें और मिक्स करके लें, इससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का बचाव होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स की जो लेवल्स हैं वो मेंटेन रहेंगे और उनके जो दुष्प्रभाव है कमी होने के वो हमारे पर नहीं होंगे। एंड दिस इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट जहां पर लोग सीनियर लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका ऑलरेडी जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स होते हैं बहुत बॉर्डर लाइन होते हैं। वो जैसे सोडियम लेवल होता है, हम बोलते हैं उसका नॉर्मली 135 होगा, उनका नॉर्मली एवरेज में 130 के आसपास होता है। तो दे आर वेरी वल्नरेबल पॉपुलेशन, उनका ध्यान हमें ज्यादा रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर राजीवा। नरेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसके साथ ही स्टालिन सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास विश्लेषण के लिए। तो कोशिश यही है कि जिस तरह की तमाम कमेंट्रीज है उसमें एक चीज़ है कि अब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मौसम में बदलाव होते रहते हैं, गर्मी का मौसम है, गर्मी आएगी, लेकिन किसी भी एक्सट्रीम वेदर के लिए आपको क्या तैयारियां करनी है वो हमने इस शो में खास चर्चा की। एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी किस तरह की है, किन किन चीज़ों पर हमको फोकस करना चाहिए, उस पर भी हमने रोशनी डाली। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।